हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए क्योंकि आज की क्लास होने वाली है आपकी होली स्पेशल क्लास, है ना। तो सबसे पहले तो हैप्पी होली आप सभी को, आप सभी की जिंदगी में सारे रंग भर जाएं जितने भी रंग इस सृष्टि के अंदर हैं। बाकी आप लोग हमेशा खुश रहें, जगमगाते रहें, बिल्कुल रंगों की तरह खिलखिलाते रहें, रंगीन आपकी जिंदगी रहे और जल्दी से ही आप लोगों का एग्जाम भी सारा निकल जाए, सपने सारे पूरे हो जाएं। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें, जुड़ सकें, क्योंकि आज होने वाली है होली स्पेशल क्लास जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूं टॉप 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन सच में ही बहुत ही अलग है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को करने के लिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत। तो बिल्कुल नमस्ते जी, राम राम, सभी लोग आ चुके हैं क्लास के अंदर। तो होली स्पेशल क्लास है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन द न्यू MS एक्सेल वर्कशीट इज। नए MS एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बताना है आपको। 28, 210, 214 या 29। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर बताना है जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, बस एक ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, यहां पर एक ऑप्शन को यहां पर करेक्ट कर लेना, इसी को कर लो। 256 लिखो, 256 क्या कह रहे हो, अब तो आंसर बता ही देंगे। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। MS एक्सेल में कॉलम की अधिकतम कितनी संख्याएं मतलब देखी जाती हैं, 28, 210, 256 या 29। तो थोड़ा जल्दी करते हुए चलेंगे, रैपिड फायर राउंड में लेते हुए चलेंगे सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करती हूँ एक्सेल में या किसी भी चीज में, तो यहाँ पर 2 वर्जन थे, 2003 और 2016। 2016 आपका लेटेस्ट वर्जन माना जाता है। 2003 यहां पर देखेंगे रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है, क्लियर है। रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। 2003 में रो की संख्या होती है कितनी, 65,536 और कॉलम की होती है 256। यही पूछ रहा था ऑप्शन में क्योंकि और कुछ दे ही रखा। 2016 में 10,48,576 होती है रो की संख्या, कॉलम की होती है 16,384। तो भाई 16,384 तो दिया ही नहीं था ना, तो आंसर 256 हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ICT इज अ कॉमन एब्रीविएशन ऑफ। भाई ICT की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल फटाफट से जल्दी से यहां पर बताते हुए चलना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT की क्या फुल फॉर्म होती है, बताइए जल्दी से। ICT की इनमें से कौन सी फुल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है? तो क्या होता है ICT? तो यहां पर अगर आप देखोगे ICT के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब एक और चीज, भारत के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के अंदर कौन से नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? भारत के अंदर कौन से नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो भारत के अंदर कौन से नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? तो एक जिले को, भाई इंडिया के अंदर एक जिले को दूसरे जिले से कनेक्ट करने के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने के लिए, तो भारत में एक जिले को दूसरे जिले से कनेक्ट करने के लिए कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? तो यहां पर आता है आपका निक नेट। क्या आता है? यहां पर आता है आपका निक नेट, क्लियर, नेशनल इंटरकनेक्शन कनेक्टिविटी। निक नेट का इस्तेमाल किया जाता है भारत में प्रत्येक जिले को आपस में जोड़ने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। IP एड्रेस रेफर्स टू। भाई IP एड्रेस क्या होता है इनमें से, बताओ। IP एड्रेस के बारे में तो आपने पूरा पढ़ रखा है, IP एड्रेस को पूरी PhD कर रखी है, नहीं? चलो बताना जल्दी से। IP एड्रेस रेफर्स टू। IP एड्रेस इनमें से किसको संदर्भित करता है? न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल को, भाई एक न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल को करेगा, एक डायनामिक लिंक को करेगा दो कंप्यूटर के बीच में जो होते हैं, एक ग्रुप को करेगा नेटवर्क के, या डिजिटल नो योर क्लाइंट। भाई अपने क्लाइंट को पहचानने के लिए IP एड्रेस को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो बताना है यहाँ पर जल्दी से। देखो आईपी एड्रेस की मैं बात करती हूँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल होता है भाई, नंबर में तो होता है 1 2 3 4 न्यूमेरिकल। कैसा होता है ये न्यूमेरिकल नंबर नेटवर्क लेवल होता है। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस हर एक उस डिवाइस में होता है, आईपी एड्रेस हर एक उस डिवाइस के अंदर होता है जिस डिवाइस में आप इंटरनेट को चला रहे हो। जिस डिवाइस में हम लोग इंटरनेट को चलाते हैं, जिस डिवाइस में हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट को चला रहे हैं, उसके अंदर एक आईपी एड्रेस आईपी नंबर दिया जाता है। आईपी नंबर को देने वाला कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन होता है, तो ये आईपी एड्रेस को प्रदान करने वाला होता है, उसका प्रदाता होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस में नंबर होते हैं, इसके 2 वर्जन होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की मैं बात करती हूँ तो ये 32 बिट का होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करती हूँ तो ये 128 बिट का होता है। कितने का होता है, 128 बिट का होता है। क्लियर है दोनों चीजें, आगे चलें, आगे चलते हैं। IPv4 0 से 255 की संख्याओं के बीच में आता है और इसको 4 भागों में बांटा जाता है और डॉट से बांटते हैं, डॉट से बांटते हैं। IPv6 ये 0 से 9 तक की संख्या में आता है, A से लेकर F तक के अल्फाबेट आते हैं। इसको 8 भागों में बांटा जाता है और 8 भागों को कॉलन से बांटते हैं। किससे बांटते हैं, कॉलन से बांटते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्या दिया हुआ है, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू इन डेसिमल वैल्यू। 1 गीगाबाइट को दशमलव में बदलना है तो ये किसके बराबर होगी, 1 गीगाबाइट इनमें से किसके बराबर है, बताना है आपको। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। 1000 का स्क्वायर, 1000 का क्यूब या 1000 का पावर 4, बताना है 1 गीगाबाइट इनमें से कितने बाइट के बराबर होगा, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, आंसर वैसे आना शुरू भी हो चुका है, बी और सी। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ मैं आपको क्या हो जाएगी। तो देखो हमने पढ़ी है एक नाम, बन के बी के मांगता है पीजी, भाई यही तो है, बन के बी के मांगता है पीजी, यही होता है। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। यहाँ पर देखो गीगाबाइट से कहां पर जाना है, बाइट पर जाना है। भाई गीगाबाइट से बाइट पर जाना है, कितने कदम चलोगे, 1 2 3 कदम चलोगे तो 1000 की कितने बार मल्टीप्लाई होगी, 3 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखना बस, बन के बी के मांगता है पीजी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी या जेपीईजी। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जब इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइल आप अपने कंप्यूटर में लेते हैं, भाई इंटरनेट पर कोई फाइल थी, कोई मूवी थी, गाना था, कोई भी चीज थी, वीडियो थी, अगर आप वो वीडियो अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करते हो, अपने फोन के अंदर मेमोरी के अंदर डाउनलोड करते हो, तो वो वीडियो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। भाई इंटरनेट से कोई चीज अपने फोन के अंदर ले रहे हो तो क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। अच्छा, डाउनलोडिंग के बाद एक और चीज याद रखो, यहाँ पे और भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप।
जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, फुल फॉर्म हो जाती है JPEG की, ठीक है। इन फाइलों का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो जो हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, या जो आपको आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी पड़ती है, वो JPEG इमेज होती है। क्लियर है। अपलोडिंग मतलब अपने फ़ोन से अगर कोई चीज़ आप इंटरनेट पर डालते हो, अपलोड करते हो, तो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें समझ में आई। यहाँ पर आगे चलें, ठीक है। डाउनलोडिंग इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, क्या कहलाती है? भाई हमारे पास कोई ऑप्टिकल डिस्क है, क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। अब इस ऑप्टिकल डिस्क को अगर मैं ट्रैक में और सेक्टर में बांटती हूँ, इस ऑप्टिकल डिस्क को अगर मैं ट्रैक में, इस ऑप्टिकल डिस्क को अगर मैं ट्रैक में या सेक्टर में बांटती हूँ, तो ये प्रक्रिया मेरी क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया मेरी फॉर्मेटिंग कहलाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रक्रिया मेरी क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया मेरी फॉर्मेटिंग कहलाती है, और इसको पर्टिकुलरली डिस्क फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इसको पर्टिकुलरली डिस्क फॉर्मेटिंग के नाम से बोला जाता है, और डिस्क फॉर्मेटिंग आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर की देखभाल के लिए किया जाता हो, जैसे एंटीवायरस हो गया, जैसे बैकअप हो गया, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? आगे चलें। ओके चलो, क्लियर है? यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग बिल्कुल ठीक आंसर था। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना, जो आपकी CD होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसके अंदर जो डेटा को लिखते हैं हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लिखा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को लेजर लाइट के द्वारा लिखा जाता है, और लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर stimulated emission of radiation, stimulated emission of radiation। ये क्या हो जाती है? तो ये फुल फॉर्म हो जाती है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? लेजर की। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू इनमें से कौन से बटन पर उपलब्ध होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहां पे अगर मैं बात करती हूं, हेल्प मेन्यू स्टार्ट मेन्यू पर आता है, और इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? F1। कुछ शॉर्टकट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। कहानी के तौर पे तो मैंने बहुत बार आपको रिवाइज करवाई है, पर ये बहुत सारे एग्जाम में हर बार आती है, तो हर बार इसको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि हर बार पढ़ोगे तभी इसके सारे काम आपको समझ में आएंगे और आप इजीली उसके कामों को कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक इंसान किसी की मदद करता है, हेल्प, उसके बाद उसको ढूंढना शुरू करता है कहाँ गया वो। ठीक है, एक मिनट, किसी की मदद करता है, उसके बाद वो अपना नाम बदल लेता है, रीनेम, उसके बाद वो उसको ढूंढना शुरू करता है कि कहाँ गया वो इंसान जिसकी मैंने मदद की थी या जिसने मेरी मदद की थी। उसके बाद दिन ढलता है, रात होती है, तो ऑल्ट के साथ F4 को जब दबाएंगे तो यहाँ पर अपना जो वर्तमान उसका विंडो चल रहा है, वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की विंडो है वो बंद हो जाएगी। भाई दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगी तो बंद हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। उसके बाद दूसरा दिन होता है, वो रिफ्रेश होता है, कहता है आज तो मैं उसको ढूंढ कर छोड़ूंगा, कहता है आज मैं उसका एड्रेस भी ले लूंगा, तो एड्रेस भी ले लेता है। उसके बाद वो स्पेलिंग चेक करता है कि कहीं उसके एड्रेस में कोई गड़बड़ तो नहीं है, स्पेलिंग चेक करता है। उसके बाद स्पेलिंग चेक करने के बाद फिर रात हो जाती है, फिर वो रिबूट हो जाता है, फिर बंद होके खुल जाता है। तीसरा दिन होता है, उसके चेहरे की जो चमक होती है वो गिर जाती है, वो सोचता है कि भाई मैंने बहुत ढूंढ लिया, वो मिलकर ही नहीं दे रहा। अचानक से उसको सामने वही इंसान दिखता है, तो उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वो और खुश हो जाता है। खुश हो जाता है तो उसकी जो हंसी होती है वो फुल स्क्रीन हो जाती है, पूरे चेहरे पर खिलखिलाकर दिखती है, और लास्ट में वो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर सेव करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करती हूँ फंक्शन की तो कंप्यूटर के अंदर कुल मिलाकर 12 फंक्शन की होती हैं। कंप्यूटर के अंदर कुल मिलाकर 12 फंक्शन की होती हैं, और ये 12 की 12 मैंने यहाँ पर लिखवा दी। क्लियर है? आगे चलें, याद रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, बट याद भी करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है आपको? 8। क्वेश्चन नंबर 8, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रोप्रोसेसर चिप
भाई एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पर केवल आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार इसकी गति बढ़ जाती है। पहली बात तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलो बिल्कुल, देखो यहां पर आंसर क्या होगा? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क, इसकी फुल फॉर्म लिख देना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहां पर अगर मैं बात करती हूँ रिस्क की तो फुल फॉर्म क्या हो जाती है? बिल्कुल सही है भाई, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसी का काम होता है, देखो काम को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर मैं सिस्क की बात करती हूँ तो भाई सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है बताना एक बार जल्दी से। सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रिड्यूस होती है, कम करने के लिए। सिस्क की होती है कॉम्प्लेक्स। अगर कोई गणना या कोई चीज बहुत ही जटिल है तो वहां पे हम कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहां पर ये आ जाएगा, क्लियर है। बट यहां पर पूछा है किसने, तो कौन सी तकनीक जिससे गति बढ़ जाती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर केवल आवश्यकता के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो रिस्क होती है, क्लियर है। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, क्लियर है। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये क्या फुल फॉर्म है? तो ये फुल फॉर्म होती है सीडी रोम की, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, क्या दिया हुआ है? विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा काम कंप्यूटर का मूल कार्य या बेसिक काम नहीं है, बताना है आपको। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्टोर डेटा, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा या कॉपी टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहां पर कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, तो जल्दी से एक बार आंसर करके बताना है यहां पर। तो विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा इसमें से बेसिक फंक्शन नहीं होगा? तो स्टोर डेटा, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा या कॉपी टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो डेटा को भी स्टोर करता है, बिल्कुल जरूरी है कंप्यूटर्स के लिए। इनपुट को भी एक्सेप्ट करता है, जरूरी है। और प्रोसेस को भी करता है, लेकिन कॉपी टेक्स्ट करना तो हमने कर दिया भाई। हमने MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट चलाना शुरू किया और इसी के चलते हमको और भी डेटा को क्या करना पड़ गया? कॉपी पेस्ट, ये सब चीजें। तो ये चीजें आपकी आती हैं, ये एसेंशियल नहीं है, बट हाँ हमें टाइम के अनुसार करनी शुरू पड़ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ASCII इज अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स। ASCII एक कोडिंग प्रणाली है जो इनमें से प्रदान करती है, क्या चीज प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहां पे अगर मैं बात करती हूं ASCII क्या कोड होते हैं? ASCII की फुल फॉर्म होती है, पहली बात तो अमेरिकन। ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कितने बिट के होते हैं? तो ये 7 बिट के होते हैं। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 1024 कैरेक्टर होते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1024 कैरेक्टर होते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म होती है, 7 बिट के ये कोड होते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 पर। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर का कौन सा भाग सीधे कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करने में शामिल होता है? स्कैनर, मेन स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एक बार आंसर बताना है जल्दी से। 11 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इलेवन का यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, तो प्रोसेसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
कंप्यूटर सीधे प्रोग्रामों को निर्देश निष्पादित करने में क्या शामिल होता है? प्रोसेसर। भाई हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट, हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं डेटा, डेटा होता है मीनिंगलेस। डेटा कैसा होता है? तो डेटा होता है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है डेटा में कोई भी मीनिंग नहीं होती है, अर्थहीन होता है। जब आप इनपुट को डालते हो तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेस करने का काम करता है। प्रक्रिया होते के साथ ही आउटपुट आ जाता है। आउटपुट मतलब होता है परिणाम, और परिणाम में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल, मतलब इसको बोलते हैं हम अर्थपूर्ण। क्या बोला जाता है इसको? अर्थपूर्ण बोला जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बूटिंग कौन सा परीक्षण करता है? देखो, बूटिंग करने के लिए कौन सी चिप जिम्मेदार होती है? बायोस। तो जब बूटिंग होती है, यहां पर बोला है क्या? जब बूटिंग की जाती है, बूटिंग के दौरान इनमें से कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो आंसर बताना एक बार जल्दी से। तो कौन सा टेस्ट होता है? पोस्ट टेस्ट होता है। फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होती है फुल फॉर्म किसकी? तो ये फुल फॉर्म होती है बायोस चिप की। बायोस रीड ओनली मेमोरी रोम की एक चिप होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बूटिंग करने के लिए। अच्छा, बूटिंग कौन सी प्रक्रिया होती है? बूटिंग होती है जब हम अपने प्यारे से कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं तो उस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग होती है दो तरीके की, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। बूटिंग होती है दो तरीके की, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। वार्म का मतलब माइक्रो प्रोसेसर गर्म है। जब हम रिबूट करते हैं या जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। कोल्ड का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर ठंडा है, कुछ काम नहीं कर रहा। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कही जाती है। क्लियर है? सारी चीज समझ में आई? कौन सा टेस्ट करती है? तो पोस्ट करती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है, अपने आप को टेस्ट करती है कि मेरे अंदर जितनी चीजें लगी हैं वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। A computer system that is old and perhaps not satisfactory in referred to as an। एक कंप्यूटर सिस्टम जो पुराना है और शायद संतोषजनक नहीं है, उसे इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? एंशिएंट सिस्टम, हिस्टोरिकल सिस्टम, एज ओल्ड सिस्टम या लेगेसी सिस्टम? भाई वो सिस्टम जो बहुत पुराने हैं और बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब बने तो थे लेकिन उनका कोई काम ही नहीं हो पाया, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाए, वो चल ही नहीं पाए, तो उन सिस्टम को क्या कहा जाता है? एंशिएंट, हिस्टोरिकल, एज ओल्ड या लेगेसी? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जो कंप्यूटर बने लेकिन उसने सेटिस्फाई नहीं किया, वो वैसा काम नहीं कर पाए जिसके लिए बने थे, उनको लेगेसी सिस्टम कहा जाता है। उनको लेगेसी सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is not a binary number? निम्नलिखित में से कौन सा द्विअधिकारी या बाइनरी नंबर नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? 001, 101, 202 या 110? क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? आंसर बताना है आपको जल्दी से। तो इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नक्को नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बाइनरी नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है बिट, बाइनरी डिजिट। बाइनरी नंबर बिट में केवल दो ही नंबर आते हैं, 0 1। तो ये दो क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, दो काय को है, तो दो को हटा दो, मतलब ऑप्शन सी बाइनरी नंबर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली? निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क? तो डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, इसका मतलब डेटा टेम्पररी स्टोर होता है।
भाई डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, इसका मतलब डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है, नहीं, कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है, इसका मतलब यही तो बोलना चाह रहा है ये। चलो, कुछ टाइम के लिए डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है वॉलेटाइल मेमोरी में, क्योंकि वॉलेटाइल मेमोरी की एक खासियत है, वॉलेटाइल मेमोरी की एक खासियत है, इसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट जाएगी वैसे ही डेटा भी चला जाएगा। लाइट नहीं है, डेटा नहीं है, ये काम होता है, और ये काम किसके अंदर होता है, तो रैम के अंदर होता है। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है, ये रैम है और ये वॉलेटाइल होती है। लाइट चली जाएगी तो डेटा चला जाएगा। वर्तमान की चीजें दिखाने का काम रैम का ही होता है। रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है दो प्रकार की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, इनमें से कौन सी सबसे छोटी स्टोरेज है इनमें से कौन सी मेमोरी में सबसे छोटी स्टोरेज होती है, बताना है आपको। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था 1 KB मांगता है पीजी, हमने यही तो पढ़ रखी थी चीजें, है ना। यहां पर देखो, बी से आता है बिट, एन से आता है निबल, इस वाले बी से आता है बाइट, के से आता है किलोबाइट, एम से आता है मेगाबाइट, ठीक है, जी से आता है गीगाबाइट, टी से आता है टेराबाइट, पी से आता है पेटाबाइट, ई से आता है एक्साबाइट, जेड से आता है जेटाबाइट और वाई से आता है योटाबाइट। देखो ये ना बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा होता है बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। क्लियर है। सबसे छोटा पूछा है ना, सबसे छोटा इनमें से देखो कौन सा दिख रहा है, तो सबसे पहले कौन सा रहा है, मेगाबाइट। तो भाई सबसे छोटा तो मेगाबाइट ही है। वैसे तो बिट है सबसे छोटा, लेकिन अगर मैं ऑप्शन के पास जाऊं तो मेगाबाइट दे रखा है, इनमें सबसे छोटा मेगाबाइट होता है। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, लिख लेना, नोट कर लेना, चाहे एक और चीज लिखना है, यहाँ पर मेगाबाइट तो होगा ही। बिट की अगर मैं बात करती हूँ, बाइनरी डिजिट, इसमें सिर्फ 2 नंबर आते हैं। 4 बिट को मिलाकर क्या बनता है, एक निबल बनता है, जैसे बोलते हैं ना 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम के सेम। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट को मिलाकर 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट को मिलाकर 1 गीगाबाइट बनता है, ठीक है। 1024 गीगाबाइट को मिलाकर 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट को, फिर तो आगे चलेगा ना, पंडित मांगता है पीजी, तो क्या बना था, 1 KB मांगता है पीजी, तो यहां पर आ जाएगा 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट को मिलाकर 1 एक्साबाइट बनेगा और 1024 एक्साबाइट को मिलाकर बनेगा 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट को मिलाकर बनेगा 1 योटाबाइट। तो ये पूरी ऐसे भी सीरीज होती है। क्लियर है। वैसे भी समझ लेना और ऐसे भी समझ लेना। निबल का सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है तो याद रखना। और 8 बिट और 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो एक कैरेक्टर के भी बराबर होता है। कैरेक्टर मतलब अक्षर, एक अक्षर के भी बराबर होता है। अगर मैंने ए लिख दिया ना, तो इस ए ने मेरे कंप्यूटर की मेमोरी का 8 बिट ले लिया, 1 बाइट ले लिया, मेमोरी में इतनी जगह घेर ली। क्लियर है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, क्या दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डेटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित में से किसमें स्थायी डेटा है और लेन देन के प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल या मास्टर फाइल। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो 17 की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर देखोगे अगर आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन परमानेंटली, परमानेंट डेटा होता है और अपडेट करने के दौरान
उसको दिखा दिया जाता है, वो होता है आपका मास्टर फाइल के अंदर। कौन सी फाइल के अंदर होता है वो डेटा? परमानेंटली रहता है, कहीं नहीं जाएगा, वो मास्टर फाइल के अंदर होता है, लेकिन जब अपडेट करोगे तो बदल जाएगा। तो मास्टर फाइल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। कंप्यूटर दोनों को मापने और गिनने में संयोजक को क्या कहते हैं? भाई कंप्यूटर के अंदर मेजरिंग और काउंटिंग, वो इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि मापने के भी काम आता है और गिनने के भी, मेजरिंग करने के भी काम आता है और काउंटिंग करने के भी काम आता है? तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर होगा, बताना है यहाँ पर आंसर, जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। तो वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर का भी लगा होता है सिस्टम और डिजिटल कंप्यूटर दोनों लगे होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर तापमान और दाब ये सब बताता है और डिजिटल कंप्यूटर आंकड़े की गणना करते हैं। एक और चीज यहां पर याद रखनी है आपको, क्या याद रखोगे? हाइब्रिड कंप्यूटर पेट्रोल पंप पे भी लगे होते हैं, पेट्रोल पंप पे भी हाइब्रिड कंप्यूटर लगे होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो ईसीजी मशीन होती है जो दिल की धड़कन के बारे में दिखाती है स्क्रीन पर, वहां पर भी आपके ये लगे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ कंप्यूटर आर। आज की दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर कौन से हैं? डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग या कॉम्प्लेक्स? क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आंसर करके बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इन वर्ल्ड आज के टाइम में कौन सा कंप्यूटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिजिटल कंप्यूटर हैं। वो कंप्यूटर जो आंकड़ों पर ही बेस होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गए आपके, माइक्रो कंप्यूटर हो गए आपके। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप इसी के अंतर्गत आता है, पाम टॉप इसी के अंतर्गत आता है, स्मार्टफोन इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नोटपैड, सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर 20, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। 25 क्वेश्चन टोटल कर लेंगे यहां पर। 20 क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? तो कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? भौतिक का मतलब फिजिकल, फिजिकल का मतलब जिसको टच किया जा सके। भाई फिजिकल का मतलब जिसको टच किया जा सके, छुआ जा सके। कंप्यूटर के अंदर जिस भी चीज को आप टच कर सकते हो उसको हार्डवेयर बोला जाता है। हार्डवेयर के अंदर सभी प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। वो सारी चीजें जिनको आप छू सकते हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर हो या बाहर हो। सारी इनपुट डिवाइस, सारी आउटपुट डिवाइस, रैम की चिप हो गई, रोम की चिप हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, भाई जिसको भी आप छू सकते हो, पेन ड्राइव हो गई, तो ये सारी चीजें भी आपकी क्या कहलाती हैं? सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, जिनको भी आप छू सकते हो, बिल्कुल ये आपकी हार्ड डिस्क कहलाती है। क्लियर है? हार्डवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिनकी वजह से आप हार्डवेयर को चला पाते हो। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? संकेतों के रूप में मतलब सिग्नल के रूप में। इनमें से कौन से कंप्यूटर के अंदर डेटा को सिग्नल के रूप में दर्शाया जाता है? और अभी हम बहुत टाइम से ये सिग्नल के रूप की ही बात कर रहे थे। इनमें से कौन से कंप्यूटर में डेटा को सिग्नल के रूप में दर्शाया जाता है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो संकेतों में दर्शाना है तो एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। संकेतों में दर्शाना है तो किसका इस्तेमाल होगा? सॉरी, डिस्क्रीट सिग्नल लिखा है ना यहाँ पे, डिस्क्रीट सिग्नल लिखा है तो डिजिटल होगा। भाई डिस्क्रीट लिखा हुआ है, डिस्क्रीट सिग्नल 0110, तो डिजिटल कंप्यूटर होगा। नॉर्मल सिग्नल की बात करते तो एनालॉग होता, पर डिस्क्रीट की बात करिए तो डिजिटल सिग्नल होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। Which of the following is available in the form of PC now?
निम्नलिखित में से कौन सा अब पीसी के रूप में उपलब्ध है, बताना है आपको यहाँ पे आंसर। मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? तो आंसर करना है जल्दी जल्दी से भाई। इनमें से कौन से में पीसी, पर्सनल कंप्यूटर इनमें से कौन से कंप्यूटर के अंदर आते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही लैपटॉप भी आती है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी आते हैं। सारी चीजें आपकी इसी के अंतर्गत आती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 में ये हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, ये तो ऑप्शन बी लेगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर की तरह काम करता है, सबको सेवा प्रदान करने का। मिनी कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करने का इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे का डेटा, एयरलाइन का डेटा। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है और सबसे ज्यादा मेमोरी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम इनमें से किसका उदाहरण है? बताइए, परम इनमें से किसका उदाहरण है? फटाफट से कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, 25 क्वेश्चन है भाई टोटल। फटाफट से इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, तो अभी मैंने बताया कि सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं और परम की जो सीरीज थी, परम 8000, इसकी जो सीरीज थी, ये सुपर कंप्यूटर है, सीडेक कंपनी के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा पुणे में इसको बनाया गया। किसको बनाया गया? परम कंप्यूटर को। और वहां के निदेशक थे विजय भाटकर। वहां के निदेशक कौन थे? विजय भाटकर। इसको 1991 में बनाया गया, 1991 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से अलाइनमेंट किस प्रकार के होते हैं? निम्न में से अलाइनमेंट किस प्रकार के होते हैं? लेफ्ट राइट, सेंटर जस्टिफाई, टॉप बॉटम या ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बताना है। तो 24 की अगर मैं बात करती हूं तो अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के। लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी। अलाइनमेंट मतलब पेज में आप चीजों को लिख सकते हो, सेंटर में भी लिख सकते हो और जस्टिफाई, सेंटर में भी लिख सकते हो और जस्टिफाई। 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। सारी चीजें लेफ्ट में आ जाएंगी, सारी चीजें राइट में लिखी हुई आ जाएंगी, सारी चीजें सेंटर में और एक लाइन के नीचे एक लाइन आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? इनमें से कौन सा समानार्थ शब्दों की शब्दकोश है जिसको उपयोग समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क हो जाएगा, जिसका कमेंट आप लोगों को ऑफलाइन करके देना है। ठीक है? तो क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। ये होमवर्क है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बिल्कुल हैप्पी होली वंस अगेन। आप सभी को अच्छे से होली खेलना है, बी सेफ। ठीक है? ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडी हो जाती है। चलो क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।